अस्सलाम वालेकुम। इन्वेस्टमेंट करना कभी भी आसान नहीं होता, तो स्टॉक एक्सचेंज में अगर कोई बंदा इंटरेस्टेड है कि उसने इन्वेस्टमेंट करना है, तो उसका क्या तरीकाकार हो सकता है? अगर आपके पास कोई भी अमाउंट है, चाहे चंद हज़ार हैं, 1 मिलियन है या 1 मिलियन से काफ़ी ज़्यादा अमाउंट है, तो उसका प्रॉपर प्लान होना चाहिए और स्टार्ट में ये भी पता होना चाहिए कि रिस्क लेवल क्या है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करना, उसको महफूज रखना और उसके ऊपर बेनिफिट्स करना यही ऑब्जेक्टिव है। तो आज हम डिटेल से एनालिसिस करेंगे, बल्कि मैं आपको प्लान भी बताऊंगा, स्टॉक्स भी आइडेंटिफाई करके दूंगा और आपने खुद एनालिसिस कैसे करना है इसको भी हम कवर कर रहे होंगे। तो बड़ा यूनिक ये सेशन होगा जो कि हम अपने हाई टिकट क्लाइंट्स के साथ शेयर करते हैं, वो हम आपके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर करने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट होगी कि सेशन कंप्लीटली देखिएगा और अपनी राय से भी हमें आगाह कीजिएगा कमेंट सेक्शन में और चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं सेशन। सबसे पहली बात कि क्या इन्वेस्टमेंट करना आसान है? एक अमाउंट जो कि आपने बड़ी मेहनत से कमाई, आपकी यही ख्वाहिश होगी कि आप उसको अच्छी जगह इन्वेस्ट करें, जहाँ पे वो अमाउंट भी सेव रहे और आपको उसके ऊपर बेनिफिट्स भी आएँ। तो हमारे पास काफ़ी क्लाइंट्स आते हैं और उनकी रिक्वायरमेंट क्या होती है कि हमारे पास ये अमाउंट है जो हमने सेव की है, हम इस सेविंग को भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं और हमारे पास मंथली इनकम भी आती है। उस इनकम में से जो हमारे पास सेव होता है वो भी हम रेगुलर बेसिस पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो आप हमें क्या सजेस्ट करेंगे या कोई इन्वेस्टमेंट प्लान? तो इसी सिलसिले में हम आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रहे हैं। पहले आप ये समझ लीजिएगा कि ज़रूरी नहीं है कि आपके पास 1 मिलियन हो, आपके पास चंद हज़ार हैं या 1 मिलियन से भी ज़्यादा अमाउंट है तो आप इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। बट स्टार्ट में ही आपको पता होना चाहिए कि आपके पास ऑप्शंस कौन से अवेलेबल हैं, उनका रिस्क लेवल क्या है और आपका प्लान क्या है, तो तभी आप इन्वेस्टमेंट जर्नी में ज़्यादा बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले जब आप इन्वेस्टमेंट प्लान करने लगें, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल मरहला होता है, तो आपके माइंड में आ सकता है कि आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दें या आप बैंक्स में रखवा दें या आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दें। और स्टॉक्स में तो पाकिस्तान में देखा जाए तो कोई 2.5 से 3 लाख लोग हैं, बहुत कम तादाद है, बाकी दुनिया में तो काफ़ी ज़्यादा लोग काम करते हैं। तो देखिए, प्रॉपर्टी को एक सेव ऑप्शन समझा जाता है, इसमें कोई शक नहीं है, बट इसके साथ एक मसला है। वो मसला क्या है कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी ली, चाहे प्लॉट या घर, और अगर आपको इंस्टेंटली उसको सेल करना है, आपको पैसों की ज़रूरत है, वो इंस्टेंटली सेल नहीं होता और बाज़ औक़ात आपको नुकसान पे सौदा करना पड़ता है। ये अगर आप इस मरहले से गुज़रे हैं तो आपको पता होगा। दूसरे नंबर पे जो पाकिस्तानी हैं, 90% से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिन्होंने करंट अकाउंट में पैसे रखवाए हुए हैं। करंट अकाउंट में क्या है कि आपका जो आज 1 लाख है वो कल को भी 1 लाख होगा, 1 साल बाद भी 1 लाख पड़ा है बैंक में। अभी वो पैसे की वैल्यू तो दिन-ब-दिन कम हो रही है और साथ जो बैंक है उससे फ़ायदा उठा रहा है, आगे लोगों को लोन दे के, सही? तो इसमें आपको फ़ायदा नहीं हो रहा और काफ़ी लोग ये समझते हैं कि अगर सेविंग में रखवाएँगे तो वो इस्लाम में जायज़ नहीं है। फिर तीसरा ऑप्शन एक स्टॉक्स का भी आता है, तो स्टॉक्स एक्चुअली क्या है कि बड़ी-बड़ी कंपनीज़ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हैं, तो आप उनके एक्चुअली हिस्सेदार बनते हैं। तो जैसे कंपनीज़ को फ़ायदा होता है, आपको भी उसी तरह से फ़ायदा होता है। रहा सा सवाल कि स्टॉक एक्सचेंज में क्या आपकी इन्वेस्टमेंट सेव है, तो बिल्कुल गवर्नमेंट की बैक होती है इसके पीछे। आपकी जो जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट होती है, आप अकाउंट ओपन करते हैं ब्रोकर के साथ और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आप अकॉर्डिंगली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और ये सेव होती है। इट्स जस्ट लाइक अ बैंक अकाउंट। आप अभी सेल करना चाहें जब मार्केट ओपन है तो आप इजीली कर सकते हैं और आपको कोई मसला नहीं होगा, सही। अभी हम आगे बढ़ते हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आपके पास ऑप्शंस क्या हैं। पहले आप सुन लीजिएगा कि हम इस वीडियो का प्लान क्या कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको ऑप्शंस बताऊंगा, उन ऑप्शंस पे मैंने फिर रिस्क लेवल भी आइडेंटिफाई किए हैं कि हाई रिस्क, मॉडरेट रिस्क रिस्क जो है या आइडियल जो है कंडीशन है, वो आपके पास कौन से ऑप्शंस हैं, हमारे पैरामीटर्स क्या होंगे, और पैरामीटर्स के बाद मैं आपको एक्चुअली स्टॉक्स भी बता रहा हूँ कि 10 स्टॉक्स मैंने आइडेंटिफाई किए हैं कि जो अच्छे स्टॉक्स हैं। उसके बाद एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स भी मैं आपको आपसे शेयर करूँगा और म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताऊँगा, सही। पहले आपको मैं ना सरसरी ये बता दूं कि स्टॉक्स, ईटीएफ्स और म्यूचुअल फंड्स होते क्या हैं। जब भी आप इन्वेस्टमेंट करने लगें तो आपके पास एक्चुअली 3 तरह के ऑप्शंस होते हैं। उसमें सबसे पहले तो स्टॉक्स हैं कि आप अच्छा एनालिसिस करें और जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट है, चाहे कम है ज़्यादा है, आप डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ स्टॉक्स में, कंपनीज़ में जो कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, वहाँ पे आप इन्वेस्ट कर दें। ये ऑप्शन नंबर 1 है। दूसरे नंबर पे आपके पास आता है जी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। ये मैं आपको सिंपल वे में इसी तरह से बताऊंगा कि ये भी स्टॉक्स ही है। यहाँ तो आप एक कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे या दो में करेंगे तो वन बाई वन करेंगे ना, तो यहाँ पे एक बास्केट बना दी जाती है, लेट से 8 कंपनीज़ की, 10 कंपनीज़ की, 20 कंपनीज़ की, जितनी भी, तो आप उनकी यूनिट्स बाय कर सकते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या होता है कि इसमें आपको ज़्यादा दिमाग ले नहीं लड़ाना होता। ये जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, इन्होंने ऑलरेडी अच्छे स्टॉक्स को अपनी बास्केट में रखा होता है, सही।
तो 10 स्टॉक्स हैं और 10 में से 2 या 3 जो हैं अगर लॉस में हैं या वो ज़्यादा अच्छा नहीं रिटर्न आपको दे रहा है, तो उसमें से 7 जो हैं वो अच्छा रिटर्न दे रहे हैं, तो ये ओवरऑल आपको बेनिफिट दे जाती है ईटीएफ्स। समझा की बात? तीसरा ऑप्शन म्यूचुअल फंड्स होता है और इसको मैं इस तरह से एक्सप्लेन करूँगा कि आप ये समझ लें कि ये आपके ना लाइक आपके आपके बिहाफ पे आपकी इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, लेकिन ये अच्छा, इनकी अपनी चॉइस है। ये बैंक्स में इन्वेस्ट कर दें, ये गोल्ड में इन्वेस्ट करें, ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करें, ये गवर्नमेंट बॉन्ड सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करें, इनकी अपनी चॉइस है। लेकिन ये आपको अच्छा रिटर्न देंगे, लेकिन इनकी फ़ी होती है। किसी की 2% है, किसी की 3% है, एनुअली डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये आपके पास 3 ऑप्शंस होते हैं। तो अभी मैं आपको ये बता दूं कि इन तीनों का अगर मिक्स किया जाए तो आपके लिए सबसे बेहतर किस तरह से मिक्स बनेगा, अभी हम उसकी बात कर लेते हैं। और ये मैं आपको एक और मज़े की बात बता दूं कि ये जो मैं आपके साथ डिटेल शेयर कर रहा हूँ, ये कि हमारे जो हाई टिकट क्लाइंट होते हैं उनसे हम ये डिटेल शेयर करते हैं जो आपके साथ शेयर की जा रही है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एक तो कमेंट में हमें बताया करें, सजेशंस दिया करें, नेक्स्ट किस टॉपिक पे आप वीडियो बनवाना चाहते हैं, और वीडियो को लाइक भी ज़रूर किया करें, तो ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और अच्छा काम करें। अच्छा, इसमें है ना आपके पास 3 ऑप्शंस एक्चुअली मैंने आइडेंटिफाई किए हैं। और 3 ऑप्शंस में क्या है कि ऑप्शन नंबर 1 ये है कि आपके पास जो भी अमाउंट है, चाहे 1 लाख है, 1 मिलियन है, चंद हज़ार है, वट एवर जो भी है, अगर मैं होता मैं क्या करता, जो भी मेरे पास इन्वेस्टमेंट है उसका 40% मैं स्टॉक्स में लेके जाता, 30% उसका ईटीएफ्स में लेके जाता, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में, और 30% जो है वो म्यूचुअल फंड्स में लेके जाता। ये अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि कौन से स्टॉक्स, कौन से ईटीएफ्स, कौन से म्यूचुअल फंड्स। अभी अच्छा, इसका अगर रिस्क लेवल बात करें तो इसका रिस्क लेवल आइडियल है। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं है सही, लेकिन कम है। दूसरे नंबर पे जो ऑप्शन है उसमें ज़्यादातर लोग क्या कहते हैं कि भाई हमने म्यूचुअल फंड्स में नहीं जाना, तो वो म्यूचुअल फंड में नहीं इन्वेस्ट करते। वो 50% जो है वो क्या करते हैं कि स्टॉक्स में लेके जाते हैं, 50% जो है वो ईटीएफ में लेके जाते हैं, वो ये मिक्स बनाते हैं। और तीसरे ऑप्शन पे क्या है कि ना तो वो ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं, ना वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, वो इन्वेस्ट करते हैं जी 100% स्टॉक्स में। लेकिन 100% स्टॉक्स में वही बंदा इन्वेस्ट करे जिसका एनालिसिस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अच्छी कंपनीज वो पिक कर सकता है, उसको पता है कब एंट्री लेनी है, कब एग्जिट करना है। बिगिनर लेवल पे मैं आपसे आपको सजेस्ट ये करूँगा कि आप ऑप्शन 1 पे जाइएगा। जब मार्केट आपको सिखा दे, आपको अच्छा टाइम हो जाए, 1 साल तकरीबन हो जाए, फिर आप चाहे ऑप्शन 1 पे जाइएगा। और जब आपका 2-1 साल हो जाए मार्केट में और आपको अंडरस्टैंडिंग मार्केट की ज़्यादा आ जाए, तो फिर अगर जाना चाहें तो आप ऑप्शन 3 के साथ भी जा सकते हैं। क्लियर होगी बात? अभी हम आगे फर्दर बढ़ते हैं, ये क्लियर होगी। अगर हम यहाँ पे रिस्क लेवल की बात करें तो ऑप्शन 1 जो है वो आइडियल है, ऑप्शन 2 जो है उसमें मॉडरेट रिस्क है, और ऑप्शन 3 जो है वो रिस्की है। अच्छा, रिस्की का मतलब क्या है कि आप जब स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं ना 100%, तो डिपेंड करता है कि उस स्टॉक की प्राइस अप जा रही है, डाउन जा रही है, सही, तो उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट प्लान करनी चाहिए। बाकी हम आगे फर्दर बढ़ते हैं और इसके बाद हम देख लेते हैं कि एक्चुअली हमारा पैरामीटर क्या होता है। और सबसे पहले मैं आपको स्टॉक्स के बारे में बताऊंगा, फिर ईटीएफ्स के बारे में, फिर म्यूचुअल फंड्स के बारे में। अच्छा, पैरामीटर्स की बात कर लेते हैं जी। देखें, पैरामीटर्स में सबसे अहम बात यह है कि आप अपना गोल सेट करें। आपके पास जो भी अमाउंट है, पहले आपने सेविंग है वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और फिर रेगुलर अमाउंट है, तो आप पहले गोल सेट करें कि आपने इन्वेस्टमेंट कितने सालों के लिए करनी है, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, 20 साल के लिए। और यहाँ पे आपने इन्वेस्टर बनना है, गौर कीजिएगा, यहाँ पे आपने इन्वेस्टर बनना है, आपने ट्रेडर नहीं बनना। क्या मतलब ट्रेडर इन्वेस्टर का? इन्वेस्टर जो है वो हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करता है। ट्रेडर क्या है, आज बाय कर दिया, कल सेल कर दिया, आज बाय कर दिया, वीक बाद सेल कर दिया, महीने बाद सेल कर दिया। इसमें बेनिफिट आपको उस तरह से नहीं होगा। लॉन्ग टर्म में आपको बेतहाशा अच्छा खासा बेनिफिट होगा। क्लियर होगी बात? उसके बाद अगली चीज़ आती है जी, आपने किन कंपनीज को सिलेक्ट करना है। ऐसी कंपनीज जो फंडामेंटली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। ये हमें कैसे पता चलेगा कि कंपनीज फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हैं? पहले आप ये समझ लें कि कोई भी बिजनेस है ना, तो आप उसमें हिस्सेदार बनने जा रहे हैं, आप उनके शेयर्स परचेज कर रहे हैं, तो आप उनके हिस्सेदार बन गए, शेयर होल्डर बन गए। तो आपने ये देखना है कि क्या बिज़नेस वो आपको समझ आता है। मिसाल के तौर पे काफ़ी ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि खादें बनाती हैं, काफ़ी ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि ट्रैक्टर्स, कारें बनाती हैं, काफ़ी ऐसी कंपनीज़ हैं जो टेक्नोलॉजी की कंपनीज़ हैं। आप ये देखें कि मार्केट में उनकी डिमांड कितनी ज़्यादा है, उनकी सेल्स कितनी ज़्यादा हो रही हैं। आपने कुछ चीज़ें देखनी होती हैं जिसमें
सेल जो है वो एक्चुअली ये इंडिकेट करती हैं कि क्या बिज़नेस की डिमांड है मार्केट में, उसके अलावा उसके जो प्रॉफिट्स हैं क्या वो बेहतर जा रहे हैं। उसके अलावा ऐसे बिज़नेस आइडेंटिफाई करें जो कि एक्सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान से बाहर चीज़ें भेजते हैं। ऐसे बिज़नेस आइडेंटिफाई करें जो पाकिस्तान की इकॉनमी को सपोर्ट करते हैं, उनकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। तो ये कुछ 4-5 फैक्टर मैंने आपको मोटे-मोटे बताए हैं। ये अपने बिज़नेस के बारे में अंडरस्टैंड करने और बिज़नेस मॉडल को देखना कि बिज़नेस ऑपरेट कैसे करता है, इसका मॉडल क्या है, ठीक है? ये कुछ चीज़ें आपने देखनी होती हैं। अगर ये चीज़ें ठीक हैं, ग्रो कर रही हैं, तो फिर फंडामेंटली वो स्टॉक स्ट्रॉन्ग समझा जाता है। और इसके आपने जो भी कंपनी सिलेक्ट करें उसके कम से कम पिछले 3 से 5 साल के जो फाइनेंशियल डेटा है वो आप देखें। फाइनेंशियल डेटा में क्या है जी, सेल्स का डेटा देखें, प्रॉफिटेबिलिटी देखें, अर्निंग पर शेयर ईपीएस देखें। इसके अलावा काफ़ी और फैक्टर्स होते हैं, बट जो सिंपल वे में जो इन्वेस्टर के लिए ज़रूरी होती है मैं आपको वही चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक, क्लियर होगी बात? फर्दर बढ़ते हैं जी। ये भी मैं आपको बताऊंगा, बल्कि मैं कोशिश करूंगा कि आपको कंपनीज भी बताऊं और एक तरीकाकार भी बता दूं कि कंपनी अगर आप अपने तौर पे देखना चाहें कि कौन सी कंपनी बेहतर है तो वो भी आप कैसे देखेंगे। अच्छा, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आपने जो भी कंपनी सेलेक्ट की उसका आप पास डेटा भी देखेंगे कि वो कंपनी पे आउट्स एंड कैपिटल गेन किस तरह से दे रही है। मिसाल के तौर पे आपने कंपनी के शेयर बाय किए, क्या कंपनी आपको उन शेयर्स पे बेनिफिट दे रही है? बेनिफिट का क्या मतलब, डिविडेंड दे रही है। डिविडेंड किसे कहते हैं? कंपनी को जो भी मुनाफा होता है क्या अपने शेयर होल्डर में वो मुनाफा बांट रही है? इसके अलावा कैपिटल गेन, क्या उस शेयर प्राइस में इजाफा हो रहा है? और इसके अलावा कंपनी आपको कोई बोनस शेयर वगैरह दे रही है? ये हम हिस्ट्री भी देखेंगे। ये जहाँ पे ये बेहतर हुआ हम उसी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। आगे बात आ जाती है जी इन्वेस्टमेंट की। अच्छा, एक्चुअली आप यहाँ पे दो तरीक़ाकार है। मिसाल के तौर पे आपके पास एक अमाउंट पड़ी थी 1 लाख रुपया या वट एवर जो भी है, आपने वो सेविंग जो है ना एक बार प्लान करके इन्वेस्ट कर दी। उसके बाद आपके पास मंथली इनकम आती है और मंथली इनकम में से लेट से आप 10-15 हज़ार जो है वो आप सेव कर लेते हैं। आप ये भी पर मंथ बेसिस पे इसको इन्वेस्ट करना चाहते हैं। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान क्या है कि आपने एक डेट, दो ऑप्शन है यहाँ पे। या तो आप एक पर्टिकुलर डेट फिक्स कर लें, फिक्स डेट, लाइक 5 तारीख है या 10 तारीख है, आप जो भी कंपनीज आपने सेलेक्ट की हैं आप इस डेट को हर महीने उसमें इन्वेस्ट करते जाएं। दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप पूरा, मैं ये नहीं कहता कि 5-10 को करें या एक डेट फिक्स कर लें, आप अच्छा एनालिसिस करें और जब कंपनी की शेयर प्राइस थोड़ी सी कम हो उस पर्टिकुलर महीने में तो तब उसमें इन्वेस्ट करें। ये दोनों तरीके हैं, दोनों में फ़ायदा होगा आपको। अच्छा, इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि कभी भी आपने कोई भी महीना या कोई भी एक साल स्किप नहीं करना। ये ना हो कि आप 2 महीने इन्वेस्ट करें, 3 महीने ना करें, इससे बेनिफिट नहीं होगा इतना ज़्यादा। तीसरा ऑप्शन ये बात है कि आपने हर साल अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ाना है। क्या मतलब कि आप लेट से पहले साल, एक मिनट, पहले साल हर महीने आप कर रहे हैं 10,000 रुपये पर मंथ, जो कि एक साल की अमाउंट बन गई 1,20,000। ठीक है, आपने इस अमाउंट को अगले साल, ये ईयर 1 है, ईयर 2 में आपने इसको 10-15% बढ़ाना है। लाइक इसमें 10% इसका लें तो 1,000 बनता है, आपने अगले साल ये अमाउंट 11,000 रुपये करनी है। इसी तरह से ये बढ़ जाएगी। फिर अगला तीसरा साल होगा, ये अमाउंट आपने फिर करनी है, बढ़ानी है। तो इसी तरह जो आपके पास सेविंग हो आपने अपनी इन्वेस्टमेंट पर मंथ अमाउंट 10-10, 15-15% से बढ़ाते रहना है। और ये वाले आपके हज़ारों, आज नोट कर लीजिएगा, ये आपके करोड़ों बनेंगे। ये अब मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, क्लियर होगी बात? अभी मैं आपको बताऊंगा अब इसे कि कैसे बनेंगे, परेशान नहीं होना। आगे हम फर्दर बढ़ते हैं जनाब। और यहाँ पे स्टॉक्स की मैंने लिस्ट बनाई है। अच्छा, ये समझिएगा कि जो स्टॉक्स मुझे बेहतर लगे, इनके अलावा भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स हैं। अभी मैं आपको तरीकाकार भी इसके बाद बताऊंगा कि कैसे आपने उनकी सिलेक्शन करनी है, बट पहले आप ये नोट कर लें कि मैंने क्या यहाँ पे लिस्ट बनाई है। सबसे पहले ये सेक्टर्स आ रहे हैं। सेक्टर में कंपनी कौन सी है और एलोकेशन क्या होनी चाहिए। वो एलोकेशन तो वही है ना, अगर आपका ऑप्शन 1 है तो इसमें क्या होगा, 40% स्टॉक्स में जाएगा तो 40% इधर जाना है। ऑप्शन 2 है तो 50% जाएगा। ऑप्शन 3 है तो 100% जाएगा। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात? अच्छा देखें जी, जो नंबर 2 मैंने पहले पहले दूसरे नंबर पे ना एक ही सेक्टर में से कंपनीज रखी हैं, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन से। एक पाकिस्तान ऑयल फील्ड है, दूसरी मारी पेट्रोलियम है। ये दोनों कंपनीज आप स्टैट्स उठा के देख लें, अच्छा खासा आपको डिविडेंड देती हैं और डिविडेंड के साथ साथ ये आपको कैपिटल गेन, मतलब आज आपने ये 100 रुपये पे शेयर बाय किया, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, तो ये आने वाले टाइम में इससे ऊपर ही प्राइस जाएगी, तो ये आपको इसकी मद में बेनिफिट होगा और जितने आपके पास शेयर होंगे ये अपने प्रॉफिट में से आपको हिस्सा देंगे। तो ये काफ़ी बेहतरीन शेयर्स हैं। तीसरे नंबर पे ऑटोमोबाइल असेंबलर की बात करें,
तो इसमें मिल्लत ट्रैक्टर को सिलेक्ट किया। मिल्लत ट्रैक्टर को मैंने क्यों सिलेक्ट किया, ऐसा कौन सा बंदा होगा जिसको नहीं पता कि मिल्लत ट्रैक्टर लाइक क्या है, या उसको पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है, तो मिल्लत ट्रैक्टर की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है और पाकिस्तान की बड़ी कंपनीज़ और पुरानी कंपनीज़ में से ये कंपनी बनती है। इसने अपने शेयर होल्डर को भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट दिया है, डिविडेंड भी देते हैं, बोनस शेयर भी देते हैं, कैपिटल गेन भी देते हैं, तो काफ़ी बेनिफिट है यहाँ पे। चौथे नंबर पे ख़ास तौर पे मैंने डिविडेंड को माइंड में रखते हुए कंपनी सिलेक्ट किया फर्टिलाइज़र सेक्टर में से एंग्रो फर्टिलाइज़र लिमिटेड। एक एंग्रो कॉरपोरेशन है, वो नहीं, मैं एंग्रो फर्टिलाइज़र की बात कर रहा हूँ। एंग्रो फर्टिलाइज़र साल में आपको 4 बार डिविडेंड देता है और ये वो शेयर है जो कि कोविड के टाइम में भी नीचे नहीं आया। लाइक ये बहुत बेहतरीन शेयर है, ये आपके स्टॉक में होना ही होना चाहिए। पाँचवें नंबर पे पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में से मैंने हब को सिलेक्ट किया। एक तो ये आईपीपी का आपको पता है, इसके अलावा इसके और भी काफ़ी ज़्यादा वेंचर हैं। मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ, जैसे कि अभी BYD कंपनी है। BYD टेस्ला के मुकाबले की चाइना की इलेक्ट्रिक ईवी इलेक्ट्रिक मोटर व्हीकल लाइक वो बनाती है और वो पाकिस्तान में लॉन्च करना चाह रहे हैं। तो हबको की एक सब्सिडरी कंपनी है, वो पाकिस्तान में उसको लेके आ रही है, तो इससे हबको को काफ़ी बेनिफिट होगा। अगर इसको बेनिफिट होगा तो जो इसके शेयर होल्डर हैं उनको भी बेनिफिट होगा। सही। नेक्स्ट मैंने सिलेक्ट किया जी टेक्सटाइल कंपोजिट में से इंटरलोप लिमिटेड। ये कंपनी एक्चुअली पाकिस्तान से बाहर सामान एक्सपोर्ट करती है, बड़े बड़े ब्रांड्स को, नाइकी, एडिडास, बहुत H&M, बड़े जो ब्रांड्स हैं, और बच्चों से लेके बूढ़ों तक का सामान। तो इसने पाकिस्तान की इकॉनमी में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है। आगे मैंने कमर्शियल बैंक से 2 बैंक सिलेक्ट किए हैं। इसमें एक है फैसल बैंक, दूसरा मीज़ान बैंक। आप इसको चेंज कर सकते हैं, टोटली अप टू यू, एनालिसिस करें, चेंज करें। फैसल बैंक की अगर हम बात करें तो ये कल को एक बहुत बड़ा बैंक बनने जा रहा है। इसके जो फाइनेंशियल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, डिविडेंड रेशियो इसकी काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गई भी है, और मीज़ान बैंक तो काफ़ी बेहतर है। अभी मैंने बैंकों की मिसाल दी थी कि आप बैंकों में पैसे रखवाना चाहते हैं तो वाई नॉट के बैंकों में इन्वेस्ट करें कि बैंक आपको हिस्सेदार बनाएं, अपने प्रॉफिट्स में से भी हिस्सा दें और ओवरऑल आपके कैपिटल भी ग्रो करें। आगे मैंने ये सिलेक्ट की है जी कंपनी टेक्नोलॉजी सेक्टर में से एयरलिंक लिमिटेड। ये वो कंपनी है जो कि 1 साल पहले ये बहुत कम रेट पे थी, लाइक 30-35 पे होगी, और अभी ये 150-140 के करीब है। तो ये बहुत अच्छी कंपनी है और इसका फ्यूचर पर्सपेक्टिव भी काफ़ी ज़्यादा है। एयरलिंक कम्युनिकेशन किसके साथ लिंक है, ये मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, रिटेल तक इनका बिजनेस है। और फूड एंड पर्सनल केयर सेक्टर में से मैंने कोलगेट पाल्मोलिव को सिलेक्ट किया है। इसकी डिमांड कभी भी कम नहीं होनी, क्योंकि ये ज़रूरियात की चीज़ें हैं और लोग कभी भी इसको परचेज़ करना बंद नहीं करते। तो इसके जो फाइनेंशियल है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आजकल ये शेयर थोड़ा सा कम हो रहा है या हुआ है, तो यहाँ पे एक्यूमुलेशन का टाइम है। एक्यूमुलेशन का क्या मतलब कि इसको यहाँ पे इकट्ठा किया जाए तो ज़्यादा फ्यूचर में बेनिफिट्स होंगे। तो ये तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए क्या 10 स्टॉक। इसमें आप ऐड लेस अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं, एज यू लाइक, इट्स टोटली योर चॉइस। अच्छा, अभी तक देखें अगर आपको मैंने कुछ बेनिफिट दिया है तो काइंडली आप मुझे बताइएगा कमेंट में। अच्छा, आगे आते हैं जी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे आए ना हम, तो यहाँ पे डेटा पोर्टल पे हम आए। यहाँ पे अगर हम आएँ तो यहाँ पे मार्केट के ऑप्शन में हमें ये सेक्टर समरी मिल जाती है। ठीक है, सेक्टर समरी में हम बिल्कुल एंड पे आएँ तो यहाँ पे हमारे पास ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स आ जाते हैं। हमारे पाकिस्तान में कोई तकरीबन 9 हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, बट इसमें से जो मुझे बेहतर लगते हैं वो 2 हैं। एक तो महाना इस्लामिक ETF है और दूसरा मीज़ान ETF है। इसके अलावा HBL ट्रेजरी फंड भी अच्छा है, बाकी भी अच्छे हैं, लेकिन ये जो 2 हैं ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। मैं अपनी आपको सजेशन बता रहा हूँ, बाकी आपकी अपनी चॉइस है, क्योंकि हम ये एजुकेशनल पर्पज़ के लिए आपको ये गाइडलाइंस दे रहे हैं ताकि आपको इन चीज़ों के बारे में पता चले। तो महाना इस्लामिक ETF और मीज़ान ETF, अच्छा, इनकी कंपोजिशन भी आगे फर्दर इनकी वेबसाइट पे आप आके देख सकते हैं कि अगर मीज़ान ETF की बात करें तो इसमें 8-10 कंपनीज़ हैं। वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें कौन कौन सी कंपनीज़ की बास्केट बनी हुई है। तो यहाँ पे ये देखिएगा, ये मीज़ान ETF की बात करें तो लकी सीमेंट, DG खान सीमेंट, सीमेंट सेक्टर में से ये हैं, पावर जनरेशन से हबको, टेक्नोलॉजी सेक्टर में से सिस्टम, PSO, एयरलिंक, ATRL, सर्ल, ईफर्ट, एंग्रो, MEBL, PPL। तो ये कंपनीज इसमें मीज़ान ETF में है। इसी तरह से अगर आप देखें जी महाना इस्लामिक ETF, तो इसमें क्या किया इन्होंने कि KMI 30 इंडेक्स की जो 30 कंपनी शरिया कंप्लाइंट है ना, टॉप की 30 कंपनीज, उनमें से बेहतरीन कंपनीज इन्होंने महाना इस्लामिक ETF में ऐड की हुई हैं। तो ये अच्छे यहाँ पे हैं। इनकी प्राइसेस आजकल क्या चल रही हैं जी, करंटली देखें तो एक 10.79 पे है और दूसरा 13.38 पे।
सही होगी बात। तो ईटीएफ का आपका ये ऑप्शन है। उसके अलावा म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपको बताऊं कि म्यूचुअल फंड ना डिफरेंट कैटेगरी के होते हैं, लो रिस्क, मीडियम रिस्क, हाई रिस्क, ठीक है। और इसमें भी अगर जाएं तो मैंने यहाँ पे 2-3 सिलेक्ट किए हैं। एक महाना इस्लामिक ईटीएफ, महाना इस्लामिक सेव प्लस, और दूसरे नंबर पे यूबीएल या मीज़ान में से काफ़ी ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। जैसे लाइक मैं यहाँ पे अल मीज़ान इन्वेस्टमेंट पे आए और यहाँ पे रेगुलर इन्वेस्टर में आए तो यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाते हैं। क्या जी इक्विटी फंड को फंड्स हैं, इनकम फंड्स हैं, मनी मार्केट हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स हैं, जो मैंने अभी आपको दिखाया, ईटीएफ वगैरह। तो ये काफ़ी ऑप्शन है। यहाँ पे आप सिलेक्ट करें और इनको डिटेल में आप देखें कि भाई इनमें क्या लाइक इनकी क्या टाइप्स हैं, क्या इनकी परसेंटेजेस हैं। यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता क्योंकि हमारा ये सेशन ऑलरेडी लंबा हो गया हुआ है। अगर आप कहेंगे तो मैं म्यूचुअल फंड पे डिटेल में इंशाल्लाह एक वीडियो ज़रूर रिकॉर्ड करूँगा कि म्यूचुअल फंड्स को एक्चुअली सिलेक्ट कैसे करते हैं। ठीक होगी बात। तो यहाँ से म्यूचुअल फंड्स के आपके पास ये ऑप्शन है। परसेंटेज वाइज आपने ऑप्शन वाइज सिलेक्ट करनी है। अभी आप मुझे बताएं कि क्या मैं आपके साथ वो तरीक़ाकार शेयर कर दूं कि किस तरह से स्टॉक्स सिलेक्ट करते हैं। चलें मैं ऐसे करता हूं कि हम इस वीडियो को, चलें मैं आपको बता देता हूं ज़रा। अच्छा, इस तरह से है तरीक़ाकार इसका ये है कि आप एक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के पोर्टल पे आ जाएं और यहाँ से कंपनी सिलेक्ट करें। लाइक मैं यहाँ से ईफर्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपने यहाँ पे एक सेकंड मुझे दीजिएगा, ज़रा इसको दोबारा से रिफ़्रेश कर लें। यहाँ पे हम कंपनी सिलेक्ट करते हैं, ये ईफर्ट हमने सिलेक्ट की, इसको निकाला और इसका फाइनेंशियल डेटा जो है ना, आज देखें इसकी प्राइस क्या चल रही है, 187.50। अच्छा क्या है कि ये देखें इसकी सेल्स का डेटा यहीं पे हमारे पास आ जाता है। 2020, 21, 22, 23 ये सेल्स हैं। ओवर द ईयर आप देखें सेल्स इनकी किस तरह से ग्रो कर रही हैं। ये 2020 में ये 75 बिलियन पे थी और अभी 161 पे हैं। और इनकी ईपीएस आप देखें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें, 12 से शुरू हुई 19 पे है। लाइक ये कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। उसके बाद डिविडेंड पे आ जाएं। डिविडेंड को मैं बारे में आपको बताना चाहूँगा कि ये हर क्वार्टर में, साल में 4 क्वार्टर हैं जी, मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर, तो हर क्वार्टर में आपको ये कंपनी डिविडेंड दे रही है। तो आप यहाँ पे देखें अभी लास्ट डिविडेंड जो मिला है 3 रुपये, 8 रुपये, 8 रुपये, 6 रुपये, 3 रुपये, 3.5, 5, 3, 5.5, 5। मिसाल के तौर पे आपने इस कंपनी का शेयर ख़रीदा 187 पे, मिसाल एग्जांपल दे रहा हूँ, ये आ गया जी शेयर 170 पे और आपको इस कंपनी ने एक साल में 30 रुपये का डिविडेंड दे दिया। तो यहाँ पे पहली बात यह है कि इसकी इतनी ज़्यादा शेयर प्राइस नहीं कम होती और दूसरी कि आपको ये डिविडेंड की मद में तो बेनिफिट दे रहा है ना, आपको इसमें लॉस होने के चांसेस बहुत कम है इस कंपनी में। मैं आपको एक अपनी सजेशन दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आप एक छोटा सा एनालिसिस कर सकते हैं। इसके अलावा बेहतर यह है कि आप कंपनी की वेबसाइट पे जाएं, कंपनी के बारे में देखें, लाइक हु वी आर, ये एक्चुअली क्या है कंपनी के, इसके ब्रांड्स क्या हैं, कंपनी क्या करती है। और यहाँ पे आप आएंगे ना इन्वेस्टर रिलेशन में, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे रिपोर्ट्स का ऑप्शन है। रिपोर्ट को आप डाउनलोड करें, जिस तरह ये मैंने रिपोर्ट को डाउनलोड किया हुआ है और यहाँ से आप इसके फाइनेंशियल्स देखिएगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जो कंपनी की वेबसाइट से आप एनुअल रिपोर्ट निकालते हैं या इस डेटा पोर्टल पे जो इन्फॉर्मेशन दी होती है ये वाली सेल्स की, इसमें थोड़ा सा फ़र्क आप देख सकते हैं। वो कैसे भला? यहाँ पे अगर आप 2023 की सेल्स देखें तो 161 बिलियन है और यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे एनुअल रिपोर्ट निकाली है, तो यहाँ पे आप देखें, इसको थोड़ा सा मैं अगर जूम करूँ तो यहाँ पे जो 2023 की सेल्स आ रही हैं वो 223 बिलियन आ रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें तो 157 आ रही है। इसकी क्या वजह है? देखें, एक्चुअली इसकी वजह ये है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का जो डेटा पोर्टल है ना, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ईफर्ट जो मेन कंपनी है उसका डेटा आ रहा है। अभी जो ईफर्ट ये एंग्रो फर्टिलाइज़र है या बाकी कंपनीज़ है ना, इनकी सिस्टर कंपनीज़ भी होती हैं, छोटी छोटी कंपनीज इन्होंने बनाई हुई होती हैं। आपने हमेशा वो डेटा देखना है जहाँ पे उनकी, मिसाल के तौर पे मेरा एक बिज़नेस है, मैंने उस बिज़नेस के आगे एक और बिज़नेस इस्टेब्लिश किया हुआ है, तो मैं दोनों का देखूंगा तो फिर ही मुझे पता चलेगा ना कि मेरी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो इसी तरह से आपने एनुअल स्टेटमेंट से देखेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर फिगर्स मिलेंगे, सही। और बिज़नेस के बारे में कैसे इन्फॉर्मेशन आपको ज़्यादा मिलेगी जब आप आएँ इनकी एनुअल स्टेटमेंट में। तो एक तो ये 226 पेज काफ़ी कि आपको ज़्यादा लंबी भी मिलेगी। तो आपने हमेशा सर्च करना है कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट, कंसोलिडेटेड आपने सर्च करना है कि जहाँ पे उनकी छोटी कंपनीज और वो मेन कंपनीज का डेटा मिल के आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जहाँ से ये नोट्स स्टार्ट हो रहे हैं ना, नोट्स टू दी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसमें जो पैरा 1 है
इसमें आपने रीड करना है कि कंपनी करती क्या है, आपको इसमें सारा कंप्लीट पता चल जाएगा। छोटी सी ये इन्फॉर्मेशन है। अब यहाँ पे ये देखें, ये ग्रुप कंसिस्ट ऑफ, एक्चुअली ये ग्रुप है। होल्डिंग कंपनी क्या है, जो मेन कंपनी है वो एंग्रो फर्टिलाइजर है, ये देखें ज़रा गौर से। और इसकी एक सब्सिडरी कंपनी भी है जिसका नाम है ईफर्ट एग्री ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड, ये वाली कंपनी। अभी इन दोनों का डेटा मिल के ऊपर हमारे पास आ रहा है, तो हमें इन दोनों का डेटा देखना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल कंपनी को बेनिफिट हो रहा है ना। सही होगी बात। तो ये कंपनीज तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं है जो इसकी सब्सिडरी है, बट ईफर्ट तो लिस्टेड है। तो हमने दोनों का डेटा देखना होता है, तो आप इस तरह से दोनों का डेटा भी देख लेते हैं। और तीसरी बात क्या है, मेन बात, आपने यहाँ से सर्च करना है हमेशा डायरेक्टर रिपोर्ट। यहाँ पे मैं बता रहा है कि डायरेक्टर रिपोर्ट जो है ना वो पेज 99 पे है, तो यहाँ मैं पेज 99 को निकालता हूँ। वैसे तो पेज में थोड़ा सा फ़र्क होगा, क्योंकि यहाँ पे अभी हम पेज 189 पे बैठे हैं, क्योंकि यहाँ पे ना डबल पेजेस आ रहे हैं, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बैक जाना पड़ेगा। पेज 99 निकाल लेते हैं, वहाँ पे डायरेक्टर रिपोर्ट को हमें स्टडी करना होता है। ये बस आ गया, ठीक है। इसमें एक्चुअली ना कंपनी की मैनेजमेंट बता रही होती है, ये देखें ये डायरेक्टर रिपोर्ट अभी हमारे पास आ गई। इसमें कंपनी की मैनेजमेंट बता रही होती है कि भाई जो बिज़नेस है वो किस तरह से चल रहा है और आगे बिज़नेस किस तरह से चलेगा। तो आपने डायरेक्टर रिपोर्ट को भी ज़रूर पढ़ना है, ठीक है। इसमें कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी होती है, कुछ हाईलाइट्स भी दी होते हैं, ठीक है। तो इसको अगर आप पढ़ेंगे तो आपको कंपनी के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगी और उनका जो फ्यूचर पर्सपेक्टिव है वो भी पता चलेगा। सही है। तो अभी अगर हम देखा जाए तो इस वीडियो में मैंने आपके साथ एक प्लान भी शेयर की है और कुछ रिकमेंडेशन भी शेयर की हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये कुछ काफ़ी बेनिफिशियल रहा होगा। तो चैनल भी आपने सब्सक्राइब करना है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियोज़ में फिर बात करते रहेंगे। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़।